आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखेंगे। इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर की बात की जाए तो सिटाडेल में हमें वेयर हाउस और ग्रेट बाथ जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिले हैं। वेयर हाउस बेसिकली गोडाउन को कहते हैं। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ग्रेट बाथ। देखिए, ये जो ग्रेट बाथ है, इस ग्रेट बाथ का यूज जो है खास तौर पर स्पेशल रिचुअल पर्पस के लिए किया जाता था। अब इस ग्रेट बाथ की हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये ग्रेट बाथ दिखता कैसा था? ग्रेट बाथ को अगर देखा जाए तो ये एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था जो कि चारों तरफ से कॉरिडोर से घिरा हुआ है। नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से इस टैंक में जाने के लिए आपको सीढ़ियां मिलेंगी। इसे वाटर टाइट बनाने के लिए ब्रिक्स जो है वो रखे गए हैं किनारों पर और जिप्सम मोटर का यूज किया गया है। अगर इस हम टैंक के तीन साइड से देखें तो तीनों साइड से हमें रूम्स देखने को मिलते हैं और उसी में से किसी एक रूम में लार्ज वेल भी था जिससे क्या हो सके, जिससे टैंक में पानी लाया जा सके। अगर ये जो साइड रूम्स थे बेसिकली क्लोथ चेंजिंग के लिए यूज हुआ करते थे। इसके अगर हम लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ को देखें तो अप्रोक्स 39 फीट लेंथ थी इसकी, 23 फीट ब्रेथ है और 8 फीट इसकी डेप्थ है। ये था आपका ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो, जो कि हमें मोहनजोदारो से मिला है, जो कि खास तौर पर रिचुअल पर्पस के लिए यूज होता था। नेक्स्ट आर्किटेक्चर हम ग्रेनरी को देखेंगे। ग्रेनरी एक्चुअली में ग्रेन स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चर है। अगर इसके लेंथ की अगर बात की जाए तो इसकी लेंथ लगभग 150 फीट थी और ब्रेथ 50 फीट थी। अगर ये मोहनजोदारो की सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग है ग्रेनरी। अगर हड़प्पा में देखा जाए तो ऐसी हमें 6 ग्रेनरीज मिली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर की बात की जाए तो वो है डांसिंग गर्ल, जो कि ब्रॉन्ज से बनी हुई है और ये डांसिंग गर्ल हमें मोहनजोदारो से मिली है। ये 10.5 सेंटीमीटर टॉल है, जिसे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग यानी टेक्निक से बनाया गया है। ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या है? इसमें सबसे पहले वैक्स की एक आपको जिस तरह की मूर्ति चाहिए आप वो बना लेते हैं, फिर उसे आप क्ले से अच्छी तरह से पैक कर देते हैं, फिर हीट करते हैं। हीट करने के बाद वो जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाता है और फिर आप उसमें ब्रॉन्ज डालकर आप जैसी मूर्ति चाहें वैसी बना लेते हैं। यह है लॉस्ट वैक्स टेक्निक या कास्टिंग। ये जो डांसिंग गर्ल है ये न्यूड है और इन्होंने जो है बहुत सारे बैंगल्स पहन रखने हैं अपने हाथों में। लेफ्ट आर्म में 24 to 25 बैंगल्स हैं और राइट आर्म में 4 बैंगल्स हैं। अगर आप डांसिंग गर्ल को देखेंगे तो जो दोनों हाथ हैं, बोथ आर्म्स आर अनयूजुअली लॉन्ग। राइट हैंड जो है वो हिप पर है और लेफ्ट हैंड जो है वो थाई पर है। इन्होंने नेकलेस पहन रखा है, जिस नेकलेस में आपको 3 बड़े बड़े पेंडेंट्स देखने को मिलते हैं। लॉन्ग हेयर है इन अ बिग बन, जो कि आपका शोल्डर पर है। अगर बात की जाए डांसिंग गर्ल तो आज की डेट में ये डांसिंग गर्ल आपको नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगी। आप इस फिगर में डांसिंग गर्ल को देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कल्पचर जो है हमारे पास वो है प्रिस्ट किंग, जिसकी लेंथ लगभग 17.5 सेंटीमीटर की है, जो एक सॉफ्ट स्टोन स्टेटाइट का बना हुआ है। इन्होंने एक पैटर्न रोप पहना हुआ है। नोज की टिप पर हमें डैमेज थोड़ा सा मिलता है। अगर आप देखेंगे इस स्कल्पचर को तो फेस का जो राइट हैंड साइड है वहां पर आपको एक लॉन्ग क्रैक देखने को मिलेगा। नीटली बियर्ड है, ग्रूमिंग बियर्ड है। हेड पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक फिलेट देखने को मिलेगा। आर्म बैंड पहन रखा है इन्होंने। इनकी जो आईज है वो वाइड है बट नैरो है ना, और जो कि हाफ क्लोज्ड आईज है। अगर इनके हेड के टॉप पर अगर आप बैक साइड से देखेंगे तो वो थोड़ा सा फ्लैट है। हालांकि टोटली अगर आप कहें तो ये स्कल्पचर जो है इनकम्प्लीट है, ब्रोकन ऑफ एट द बॉटम। नीचे से जो है हमें आधा ही स्ट्रक्चर मिला है और जो आधा स्ट्रक्चर मिला है हमें वो लगभग 17.5 सेंटीमीटर का ही है। आप कह सकते हैं कि पॉसिबली ये जो है एक अनफिनिश्ड स्कल्पचर है। अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की इकोनॉमिक लाइफ पर ध्यान देंगे। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको इंटरनल ट्रेड
और फॉरेन ट्रेड दोनों देखने को मिलता है। फॉरेन ट्रेड खास करके मेसोपोटामिया, जो कि आपका आज का प्रेजेंट कंट्री इराक है, अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों से हमें देखने को मिलता है। इन देशों के साथ ये लोग एक्सपोर्ट किया करते थे वीट, बार्ली, पीस, ऑयल सीड्स, कॉटन गुड्स, पोल्ट्री, बीड्स, टेराकोटा फिगर्स, एवरी प्रोडक्ट्स। इन चीजों में एक्सपोर्ट किया करते थे। एंड गोल्ड, कॉपर, टीन एंड सेवरल प्रीशियस स्टोन ये लोग इंपोर्ट किया करते थे। हालांकि ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता था ये बार्टर टाइप का था, बार्टर सिस्टम था। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता था, लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए लोग बुलक कार्ट और ऑक्शन का यूज करते थे। रिवर एंड सी ट्रांसपोर्ट के लिए ये लोग बोट एंड सीप जैसे चीजों का यूज किया करते थे। अगर बात की जाए ये लोग किन तरह के क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते थे, तो वीट एंड बार्ली खास तौर पर ये इनके मेन क्रॉप्स थे। इसके अलावा मस्टर्ड, कॉटन जैसे भी क्रॉप्स ये लोग प्रोड्यूस करते थे। अगर डोमेस्टिकेशन की बात की जाए तो उसमें हमें सीप, गोट और बफेलो जैसे एनिमल्स देखने को मिलते हैं। हॉर्स का यूज जो है बहुत ही कम है। द यूज ऑफ हॉर्स इज नॉट येट फर्मली स्टैब्लिश्ड। अगर हम बात करें इनके इकोनॉमिक लाइफ की तो यहाँ पर हमें गोल्ड स्मिथ, ब्रिक मेकर्स, स्टोन कटर्स, वीवर्स, बोट बिल्डर्स, टेराकोटा मैन्युफैक्चरर्स ये लोग जैसे ग्रुप ऑफ आर्टिसंस देखने को मिलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की रिलीजियस लाइफ को। अगर मेल डिएटी की बात की जाए तो वो पशुपति हैं। फीमेल डिएटी की बात की जाए तो वो मदर गॉडेस हैं। ट्रीज और एनिमल वर्शिप भी देखने को मिलता है। हालांकि इन लेटर टाइम्स लिंगा वर्शिप वॉज ऑल्सो प्रिवेलेंट। ये लोग घोस्ट एंड इविल फोर्सेज में भरोसा रखते थे, जिसकी वजह से ये लोग एमुलेट्स पहना करते थे एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट घोस्ट एंड इविल फोर्सेज। देखिए, अब हम पशुपति शिवा की थोड़ी बात करेंगे। हमें हड़प्पन सिल से पशुपति शिवा के बारे में पता चला है। ये जो पशुपति शिवा हैं ये सिटिंग, ये योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं, जिनके चारों तरफ से 4 एनिमल्स हैं। ये 4 एनिमल्स के नाम आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन 4 एनिमल्स में एलिफेंट, टाइगर, राइनो और बैफेलो हैं। साथ ही साथ 2 डियर्स ऑन हिज फीट। पैर के नीचे हमें 2 हिरन देखने को मिलती है। अब हम बात करने वाले हैं हड़प्पन सील्स की। ये जो हड़प्पन सील्स है बेसिकली स्टेटाइट से बने हुए होते थे। इन सील्स पर खास तौर पर हमें एनिमल मोटिव्स देखने को मिलती हैं और स्क्रिप्ट के साइंस भी हमें इन हड़प्पन सील्स पर देखने को मिलते हैं। बेसिकली इन सील्स का यूज हम डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए किया करते थे, खास तौर पर ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए। नेक्स्ट हमें पढ़ना है वेट्स। देखिए, हमें पता है जो ट्रेडिंग हुआ करती थी वो बार्टर सिस्टम में हुआ करती थी, तो एक्सचेंज के लिए एक प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। इन वेट्स के लोअर डिनोमिनेशन के लिए हमें बाइनरी सिस्टम ये लोग फॉलो करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 4 6 8 16 32 एक्सेट्रा अप टू 12,800 तक, है ना। लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स के लिए ये लोग बाइनरी सिस्टम का फॉलो करते थे एंड हायर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स के लिए लोग डेसिमल सिस्टम का उपयोग करते थे। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड वो है बरियल प्रैक्टिसेस। हमें 3 तरह की बरियल प्रैक्टिसेस मोहनजोदारो में देखने को मिली है। पहला है कंप्लीट बरियल, जिसमें क्या होता था, अगर इंसान की डेथ हो जाती है तो उसे जमीन के अंदर बरीड कर दिया जाता था। दूसरा है फ्रैक्शनल बरियल, जिसमें क्या होता था कि अगर कोई इंसान की डेथ हो जाती है तो उसे छोड़ दिया जाता था एनिमल्स के खाने के लिए और बाद में जो रिमेन्स रहते थे उसे बरीड किया जाता था। पोस्ट क्रिमिनेशन बरियल, इस प्रैक्टिस के अंदर हम देखते हैं कि अगर कोई मर जाता था, डेथ हो जाता था, तो उसे पहले जला दिया जाता था और जलाने के बाद जो एसेज होते थे फिर उसे बरीड किया जाता था। तो ये हम 3 तरह की बरियल प्रैक्टिसेस को इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है स्क्रिप्ट। हमने ऑलरेडी बात कर रखी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक डिसाइफर्ड नहीं हुई है ना। ये हमने बात कर ली है, ये टू बी डिसाइफर्ड, दैट्स वाई इसे हम प्रोटो हिस्ट्री के अंदर रखते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसे बोस्ट्रोफेडॉन स्टाइल में लिखा गया है। ये क्या होता है, देखिए, अगर आप हिंदी जो है, हिंदी भाषा है, अगर आप उसको लिखते हैं, उसकी एक स्क्रिप्ट है देवनागरी, तो जब आप उसे लिखते हैं तो उसे आप लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। ठीक वैसे ही बोस्ट्रोफेडन भी है। अब ये बोस्ट्रोफेडन किस लैंग्वेज को लिखने की स्टाइल थी पता नहीं हमें, बट ये बोस्ट्रोफेडन स्टाइल में क्या होता है
कि जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी वो सबसे पहले राइट टू लेफ्ट लिखा और देन फिर लेफ्ट टू राइट लिखा गया। रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अल्टरनेटिव लाइन्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने राइट से स्टार्ट किया लिखना है ना, राइट टू लेफ्ट, फिर हमने यहीं से फिर लेफ्ट टू राइट स्टार्ट कर दिया। इस तरह से बॉस्ट्रोफेडोन ऑफ स्टाइल लिखी जाती थी, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट थी। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे कर गया। बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं जिनकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ। उनमें से जो रीजंस हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लाइमेट चेंज को भी एक रीजन माना गया है जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ। डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड, शिफ्टिंग ऑफ रिवर्स और ड्राइंग ऑफ रिवर्स, नदियों ने अपना कोर्स जो है वो बदल लिया या नदियां सूख गई। डिक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ द सोइल ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन, सोइल का फर्टिलिटी खत्म हो गई क्योंकि उसका बहुत ज्यादा यूज हुआ। अर्थक्वेक भी एक रीजन बताया जाता है जिसकी वजह से आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि इंडस वैली ऑफ सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के पीछे आर्यंस का इन्वेजन भी था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो मोहनजोदारो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है, वहां पर हमें बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं और ऋग्वेद में भी डिस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स मेंशन है, जिसकी वजह से कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि इन्वेजन्स ऑफ आर्यंस भी एक कॉज है जिनकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम वैदिक एज पढ़ेंगे और साथ साथ हम इसके एमसीक्यू को भी करेंगे। थैंक यू एवरीवन।